नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जिस पर अभी तक हम 4 व्याख्यान कर चुके हैं और यह 5वां व्याख्यान है। विगत व्याख्यान की बात करें तो विद्यार्थियों, हमने शुगर एक्ट किया था, करेंसी एक्ट किया था, स्टाम्प एक्ट किया था। स्टाम्प एक्ट में जो स्टाम्प ड्यूटी यानी कि जैसे कि पत्रिकाएं हैं, पुस्तिकाएं हैं, लाइसेंस हैं, पट्टे हैं, कानूनी दस्तावेजों पर जो स्टाम्प लगाया जाता है, जो रसीदी टिकट लगाया जाता है, वो उस पर जो जो कहेंगे उसकी जो रेट है, वो जो दर है, वो दर उन्होंने बढ़ा दी, जिसका पूरे अमेरिका में विरोध हुआ और स्थितियां जो है वहाँ पर बिगड़ गई। अब आज हम बात कर रहे हैं कुछ नए कानून उस समय इंग्लैंड में बने। 1767 में इंग्लैंड के जो वित्त मंत्री है, जिसका नाम है चार्ल्स टाउनसेट, ने जल्दबाजी में कुछ नए कानून पास करवा लिए, जो कि उपनिवेशियों को उतने ही अप्रिय और असहनीय थे जितने कि पहले से स्थापित कानून थे। फिर चाहे वो स्टाम्प एक्ट था, चाहे करेंसी एक्ट था, चाहे शुगर एक्ट था। नया जो नियम निकाला 1767 में विद्यार्थियों, शीशे, कांच, रंग, चाय और अन्य कई वस्तुएं, उन वस्तुओं पर जिनका आयात उपनिवेशों में होता था, चुंगी लगाई गई। इससे होने वाली आय का उपयोग विदेशों में जो उपनिवेश है, उपनिवेशों में ब्रिटिश सरकार की ओर से नियुक्त गवर्नर्स तथा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं के वेतन और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए किया जाना था। इसका अर्थ यह था कि गवर्नर्स पर से औपनिवेशिक विधानसभाओं का नियंत्रण कम करना। इससे उपनिवेश के लोगों को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश संसद उपनिवेशों के मामले में और अधिक नियंत्रण स्थापित करने की सोच रखती है। दूसरे नियम के द्वारा यह तय किया गया कि उपनिवेशों में समस्त वस्तुओं पर चुंगी की वसूली सम्राट द्वारा नियुक्त कमिश्नर्स ही करेंगे। इन कमिश्नरों का वेतन इंग्लैंड के राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई। अर्थात कारण बड़ा स्पष्ट है विद्यार्थियों, अर्थात इन्हें भी उपनिवेशों के नियंत्रण से मुक्त रखा गया। तीसरे कानून के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजी जाने वाली चाय पर जो चुंगी लगती थी, उसे समाप्त कर दिया गया। विद्यार्थियों, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी। एक अन्य कानून से उपनिवेशों के उच्च न्यायालयों को विस्तृत अधिकारों के वारंट, रिट्स ऑफ असिस्टेंस
यानी कि वारंट जारी करने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार जिन सामान्य तलाशी वारंटों से उपनिवेशी घृणा करते थे उन्हें एक लीगल जामा पहना दिया गया। नए कानूनों के परिणाम स्वरूप अमेरिका में फिर से विरोध उठ खड़ा हुआ। अमेरिका के लोगों ने इन कानूनों को नियम के विरुद्ध बताया। व्यापारियों ने फिर आयात बहिष्कार समझौते प्रारंभ किए। सभी उपनिवेशों में इंग्लैंड के बने सामान का बहिष्कार किया जाने लगा। इस बहिष्कार से अंग्रेज के व्यापारी घबरा उठे और इंग्लैंड में भी यह शोर मचने लगा कि ऐसे कानून जो झगड़े के स्रोत हैं, जिनके कारण झगड़ा होता है, अमेरिकी में अनरेस्ट पैदा होता है, उनको निरस्त कर दिया जाए। मैसाचुसेट्स में, जो कि वहाँ का एक उपनिवेश था, में जब सीमा शुल्क अधिकारियों ने कर वसूलना शुरू किया तो जनता ने उनको पीटा। जनता ने उनको घेर लिया, उनको धक्के मारे, उनकी पिटाई की। इस कारण सीमा शुल्क आयातों के जो आयुक्त थे डिपार्टमेंट के, आयुक्तों के रक्षार्थ सैनिक टुकड़ियां वहां पर भेजी गई। इसके बाद विद्यार्थियों, जून 1767 में ब्रिटिश संसद ने एक और कठोर कदम उठाया। उसने न्यूयॉर्क की विधानसभा को निलंबित कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सैनिकों के आवास की संतोषजनक व्यवस्था नहीं की गई थी। यह कदम उपनिवेशियों की स्वाधीनता के मूल तत्वों पर कुठाराघात था। दोनों पक्षों के मध्य असंतोष बढ़ता गया। अंत में 5 मार्च 1770 के दिन बोस्टन नगर में 7 अंग्रेज सैनिकों और नगरवासियों में झगड़ा प्रारंभ हो गया। पहले तो इस झगड़े में बर्फ और मुक्कों से काम लिया गया, परंतु अंत में घबराए ब्रिटिश सैनिकों ने गोली चला दी, जिसमें 3 नागरिक मारे गए। गोली चलने से 3 नागरिक मारे गए। इन उपनिवेशों के उपद्रवकारी थे, उनको इंग्लैंड के विरुद्ध भड़काने वाले आंदोलन में इससे बहुत सहयोग मिला। जो पहले से वहाँ पर एक मूवमेंट चल रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, उस मूवमेंट में ये जो ब्रिटिश सैनिकों ने गोली चलाई, उसमें 3 नागरिक मारे गए। वो जो आंदोलन और एक जो चल रहा था, उसमें आग में जो घी का कार्य होता वो वहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर ये बोस्टन हत्याकांड विद्यार्थियों होता है। अमेरिका और अंग्रेज व्यापारियों के विरोध के सामने ब्रिटिश संसद ने झुकना ही अच्छा समझा। अमेरिका का विरोध इसलिए कि वहाँ पर एक दूसरे देश की सरकार कानून बना के भेज रही है, और अंग्रेज व्यापारियों का विरोध इसलिए क्योंकि अब ब्रिटिश संसद के कानूनों के कारण वहाँ व्यापार में दिक्कत आ रही है। तो ब्रिटिश संसद ने अधिनियम में संशोधित कर दिया। संशोधन के अनुसार चाय के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर से जो टाउनशेंड शुल्क जो लगे थे, वित्त मंत्री चार्ल्स टाउनशेंड ने जो लगवाए थे, उनको हटा लिया। चाय कर भी जॉर्ज तृतीय के विशेष बल देने पर रखा गया। उसका मानना था कि अधिकार की रक्षा के लिए एक कर तो रहना ही चाहिए। जो भी हो, उससे स्थिति शांत हो गई।
टाउनशेंड शुल्कों को हटा लिए जाने के बाद उपनिवेश में जो वहाँ के उपनिवेश हैं, जो 13 उपनिवेश थे, उपनिवेशों के जो लोग थे, उनमें आंतरिक मतभेद पैदा हो गए। इसके बाद में उपनिवेशों में आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए। अभी अमेरिका में इंग्लैंड के प्रति सद्भावना थी, विशेषकर जो धनिक समुदाय था, जो धन्ना सेठ थे, वे स्वतंत्रता के समर्थकों की ओर से कराए दंगों तथा बहिष्कार के विरुद्ध थे, क्योंकि अशांति से व्यापार को हानि पहुंचती है। साधारण अमेरिकी जो हैं, उनको भी इंग्लैंड से पूर्ण स्वाधीन हो जाने की अधिक इच्छा नहीं थी। वह तो केवल, जो एक अमेरिकी नागरिक की बात करें, वह तो केवल यह चाहता था कि वह अपने खेत या दुकान पर आज़ादी से काम करे और शांति से अपना निर्वाह करे। परंतु देशभक्तों तथा अतिवादियों का एक छोटा सा वर्ग विवाद को जीवित रखने के पक्ष में था। उनका कहना था कि जब तक चाय कर रहेगा, उपनिवेशों पर इंग्लैंड की संसद के अधिकार का सिद्धांत बना रहेगा। बात भी सही है विद्यार्थियों, और इसकी आड़ में भविष्य में कभी भी इस सिद्धांत का विस्तार किया जा सकता है। ये आशंका है जो अमेरिका के देशभक्त हैं, जिनको अतिवादी भी कहा गया। अतः उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्धांत का डटकर विरोध किया जाने लगा। संयोग से ये जो अतिवादी थे, जिनको उग्रवादी कह लो, ये इनको एक अच्छा नेता मिल गया जिसका नाम सैमुअल एडम्स। एक लीडरशिप अच्छी मिल गई। एक सैमुअल एडम्स जैसा एक आदर्श नेता मिल गया। उसमें साहस और कुशल बुद्धि का कोई अभाव नहीं था। उसकी वाक्य शैली सुस्पष्ट और निष्कपट थी। उसको एक सबल राजनीतिक दल का समर्थन भी प्राप्त था। उसका मुख्य ध्येय अमेरिकी लोगों को अपने महत्व का आभास कराना और आंदोलन के लिए जागृत करना था। इसके लिए उसने अपने लेखों तथा भाषणों का सहारा लिया और पत्र व्यवहार समितियों की स्थापना की। ऐसे ही समय में इंग्लैंड की सरकार ने की एक जो भूल थी, उसने असंतोष की ज्वाला को पुनः प्रज्वलित कर दिया। वो क्या था विद्यार्थियों? कंपनी, वो जो इंग्लैंड है, उसकी एक शक्तिशाली कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने पहले भी आपका ध्यान उस ओर दिलाया है कि ईस्ट इंडिया वही जिसने भारत के साथ व्यापार कर रही थी, भारत में शासन भी कर रही थी, भारत में शोषण भी कर रही थी। कंपनी को इंग्लैंड की आवश्यकता अनुसार चाय की आपूर्ति का एकाधिकार प्राप्त था, परंतु उस समय इंग्लैंड के गोदामों में चाय भरी थी और उसको खरीदने वाला कोई नहीं था। यदि कंपनी को अमेरिका में चाय बेचने का अधिकार मिल जाए तो कंपनी का आर्थिक संकट दूर हो सकता था। वैसे भी 1717 के बाद से ही चाय का, यूँ कहें कि अमेरिका में जो चाय का है अवैधानिक व्यापार बढ़ चुका था। अतः कंपनी की प्रार्थना पर 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने चाय अधिनियम पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने यानी कि चाय बेचने का एकाधिकार दे दिया। अब कोई और वहाँ पर और कंपनी या और कोई देश वहाँ पर चाय नहीं बेच सकता था। कंपनी ने अपनी चाय प्रचलित दर से कम मूल्य पर अपने प्रतिनिधियों के द्वारा बेचने का निश्चय किया। उसका उद्देश्य चाय
के तस्कर व्यापार को नष्ट करना था, जो स्मगलिंग हो रही थी चाय में। विद्यार्थियों, आशा यह थी कि उपनिवेशी सस्ती चाय बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, परंतु उपनिवेशियों को एकाधिकार से चिढ़ थी। नफरत उनके अंदर बढ़ रही थी और अमेरिकी व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंच रही थी। अतः जब कंपनी के जहाज अमेरिका पहुंचे, क्या लेकर पहुंचे? चाय लेकर पहुंचे, तो उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। विवश होकर अधिकांश जहाजों को वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। परंतु बॉस्टन बंदरगाह अमेरिका का, वहां पर कुछ जहाज रुक गए। बॉस्टन के गवर्नर के पुत्र तथा भतीजे यहां कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, यूं कहें कि एजेंट्स थे, और वे गवर्नर की सहायता से माल को उतार कर जो गोडाउन्स हैं, गोदामों में ले जाने की योजना बना रहे थे। इस पर 26 दिसंबर 1773 की रात को 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का भेष धारण करके जहाजों पर धावा बोल दिया और चाय को समुद्र में फेंक दिया। विद्यार्थियों, यह घटना इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। इस अध्याय में बोस्टन को लेकर के 2 टाइटल क्वेश्चन है विद्यार्थियों। एक तो बोस्टन हत्याकांड, जो कि बोस्टन शहर में 5 मार्च 1770 को 7 अंग्रेज सैनिकों और नगरवासियों के बीच झगड़े के साथ हुआ था। सैनिकों ने गोलियां चला दी, अंग्रेज सैनिकों ने, और 3 नागरिक मारे गए थे। विद्यार्थियों, वो था बोस्टन हत्याकांड। और ये है विद्यार्थियों बोस्टन टी पार्टी। टी पार्टी कैसी हुई कि जो चाय के भरे हुए जो बैग थे, जो पेटियां थी, उनको समुद्र में फेंक दिया। ये समुद्र में फेंक दिया और ये अब एक करारा जो विद्यार्थियों एक कार्रवाई जो थी वो अतिवादियों के द्वारा, देशभक्तों के द्वारा। विद्यार्थियों, अमेरिका में जो इस समय जो माहौल था वो काफ़ी बदल गया, पिछले कुछ समय में काफ़ी बदल गया था, क्योंकि जो नए नए कानून आ रहे थे उन कानूनों को अमेरिका वासी सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। और बोस्टन के बाद में गवर्नर्स जो थे, उन गवर्नर्स ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए वहाँ की जो नगर सभाओं की जो बैठक थी उन पर रोक लगा दी कि बिना परमिशन के नहीं करेंगे। और अनेक प्रकार से, जैसे कि ब्रिटिश सैनिकों की ठहरने के लिए समुचित आवास व्यवस्था का भार स्थानीय अधिकारियों को करना था। ये कुछ ऐसे काम उसके बाद में एक के बाद होते गए, जो परिस्थितियां बिगड़ती गई। इन नवीन कानूनों से अमेरिका में एक सनसनी सी पैदा हो गई। लोगों ने इन्हें दमनकारी कानून की संज्ञा दी। इन कानूनों का उद्देश्य मैसाचुसेट्स को दबाना। वहाँ के जो उपनिवेश हैं, उनमें से एक उपनिवेश मैसाचुसेट्स का, जहाँ के गवर्नर ने वहाँ के सभासदों को और वहाँ के जो नगर सभाओं की बैठक को बैन कर दिया था। परंतु अन्य सभी उपनिवेश उसकी सहायता के लिए इकट्ठे हो गए मैसाचुसेट्स को। उन्होंने सहानुभूति प्रकट की और आवश्यक खाद्य पदार्थ या जो भी थी वो बड़ी संख्या में उन्होंने वहाँ भेजने प्रारंभ कर दिए। वर्जीनिया के नागरिकों ने भी सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया और परिणाम स्वरूप 5 सितंबर 1774 को
महाद्वीप की प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसको प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन के नाम से विद्यार्थियों कहा जाता है। इसमें जॉर्जिया के अतिरिक्त अन्य सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों में जॉन एडम्स और सैमुअल एडम्स, जिनकी हमने पहले चर्चा की है, वर्जीनिया के जॉर्ज वाशिंगटन और पैट्रिक हेनरी, और दक्षिण कैरोलिना के जॉन रूटेलेज, ये प्रमुख प्रतिनिधि थे। क्रिस्टोफर गेडस्टेन भी एक अन्य नाम है इसमें। इस कांग्रेस को बुलाने का उद्देश्य था उपनिवेशों की वर्तमान स्थिति पर विचार करना, उनके न्यायोचित अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पुनः प्राप्ति और स्थापना के लिए उचित और ठीक विधियों पर विचार करना, और ग्रेट ब्रिटेन तथा उपनिवेश के जो लोग हैं, उपनिवेशों के साथ फिर से एकता और अच्छे संबंध स्थापित करना। अधिवेशन के निर्णय अनुसार एक घोषणा पत्र तैयार करके इंग्लैंड भेजा गया। विद्यार्थियों, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मैसाचुसेट्स में तनाव जोरों पर था और वहां के स्वयंसेवकों ने कनकॉर्ड में गोला बारूद का कलेक्शन जो है वो शुरू कर लिया। 19 अप्रैल 1775 को जनरल गेज ने इस युद्ध सामग्री के संग्रह करने पर जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडम्स को गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी। स्वयंसेवकों की एक छोटी सी टुकड़ी ने लेकिंग्सगटन नाम के एक गांव के पास ब्रिटिश सेना का मार्ग रोकने का प्रयास किया, जिसमें 8 स्वयंसेवक मारे गए। इसकी सूचना तत्काल सभी उपनिवेशों में फैल गई। कैनकॉर्ड से वापस लौटती अंग्रेजी सेना को हजारों स्वयंसेवकों से सामना करना पड़ा, टक्कर लेनी पड़ी और बहुत से अंग्रेज सैनिक मारे गए। अब विद्यार्थियों, बात है द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की। लेकिंग्सगटन गांव और कैनफोर्ड की घटनाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष का बिजुल बजा दिया, और ऐसी ही अनिश्चितता में, इस माहौल में 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में, कहां पर? फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई। बॉस्टन के एक धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। जॉन हैनकॉक, जिनका हमने पहले जिक्र किया है, जिनको युद्ध सामग्री संग्रह करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। हैनकॉक ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान नेता भी इसमें उपस्थित थे। काफी वाद विवाद के बाद यह घोषणा पत्र तैयार किया गया कि हमारा उद्देश्य न्याय संगत है, हमारी एकता संपूर्ण है, हमारे आंतरिक साधन बहुत हैं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो विदेशी सहायता निसंदेह हमें प्राप्त हो सकती है। जो शस्त्र हमारे शत्रुओं ने उठाए हैं, जो शस्त्र हमारे शत्रुओं ने हमें उठाने के लिए विवश किए हैं, जिन्हें हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयुक्त करेंगे, हम दास होने की अपेक्षा स्वतंत्र होकर मरने का एक मत से संकल्प कर चुके हैं। ये द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का घोषणा पत्र, जो कि पहली कांग्रेस के घोषणा पत्र से काफ़ी कठोर भाषा में। इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने सेना खड़ी करने की योजनाओं पर अमल करना शुरू कर दिया और जॉर्ज वाशिंगटन को अपना प्रधान सेनापति बनाया। दूसरी तरफ जॉर्ज तृतीय तथा ब्रिटिश संसद ने औपनिवेशिकों की ओर से की गई प्रार्थनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। 23 अगस्त 1775 को जॉर्ज तृतीय ने, यानी कि इंग्लैंड के सम्राट ने, घोषणा जारी की और उसमें कहा गया कि अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया उस घोषणा में। और इस प्रकार विद्यार्थियों,
संघर्ष का सूत्रपात होता है। शेष अगले व्याख्यान में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।